बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ लगी आग ने शेख हसीना सरकार के तख्त को हिलाकर रख दिया। छात्रों ने नौकरियों में बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 30% आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर की अगुवाई में यूनिवर्सिटियों के छात्र सड़कों पर उतर आए। वैसे बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कोटा 30% से घटाकर 5% कर दिया, लेकिन छात्रों का आंदोलन शांत होने की बजाय उग्र होता चला गया और शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफे की मांग होने लगी। 5 अगस्त को आखिरकार शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। बांग्लादेश में सेना ने टेक ओवर कर लिया और अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद चल रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी जेल से रिहा कर दिया गया है। इधर शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद हलचल बढ़ गई है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर बांग्लादेश के मुद्दे पर जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम पर बयान दिया। Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. बांग्लादेश में हो रही हिंसा की आग में वहां रह रहे हिंदू भी चपेट में आ गए हैं। वहां हिंदुओं के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेशी हिंदू भारत सरकार से शरण देने की अपील कर रहे हैं। इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया, अभी तक वहाँ पे है। वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं पर भारत सरकार चिंतित है और नजर बनाए हुए है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए, और फिर हमारी सरकार ने जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और चीन का हाथ बताया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार शेख हसीना से कहां चूक हो गई? क्या उन्होंने आरक्षण के खिलाफ आंदोलन को हल्के में लेने की गलती की? क्या बांग्लादेश के मौजूदा हालात के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है?
और शेख हसीना सरकार का जाना भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। तो चूंकि भारत के पड़ोसी देश में एक ऐसी घटना हुई है जिसका असर पूरे एशियाई क्षेत्रों में, खासतौर पर भारत जो कि हमारी 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो हमको ज़्यादा चिंता है और इसका असर हो सकता है। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारत की क्या चिंता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या असर हुआ, क्यों हुआ इतनी बड़ी घटना, कौन है इसके पीछे लोग, और ये एक आइडियोलॉजिकल कू है या फिर ये कुछ और है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उसमें जियो पॉलिटिक्स के तमाम एक्सपर्ट हैं, नरेंद्र तनेजा जी, पूर्व डिप्लोमेट जे.के. त्रिपाठी, पूर्व डिप्लोमेट अनिल त्रिगुणायत जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू, न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा जी, आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है सरकार के सत्ताधारी दल से भी आप जुड़े हुए हैं। भारत की इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोगों ने रिपोर्ट में देखा, बहुत सारे पहलू है, क्या चिंता है सबसे बड़ी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो यह है, अगर दक्षिण एशिया का नक्शा देखते हैं तो और देशों और बांग्लादेश में फर्क है। हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है और बांग्लादेश एक छोटी सी जो है पटरी है जहां उनका म्यांमार या बर्मा जिसको बोलते हैं उसके साथ बॉर्डर है, वरना तो चारों तरफ हमारा है। वो हमारी जो बॉर्डर है, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और अगर आप इतिहास टटोल के देखते हैं तो हमने देखा है जैसे पहले वहां पे जो सरकार थी, किस हिसाब से वो उल्फा को, तमाम जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनको उकसाते थे, फंडिंग करते थे, उनको सैंक्चुरीज देते थे वगैरह वगैरह। तो वो सब काफी हद तक रुका पिछले 14 साल के अंदर। हमने देखा जब जो शेख हसीना जी की वहां सरकार थी। और आप अगर हम बड़ी ईमानदारी से और ऑनेस्टली इतिहास को देखेंगे कि ये बांग्लादेश से अच्छे संबंध सुधारने की जो शुरुआत है वो काफी हद तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में हुई और उसकी काफी हद तक जो है उसकी बुनियाद भी रखी गई। उसके बाद हमारी जो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किस तरीके से उन रिश्तों को नया आयाम दिया और उसको और गहराई दी, उसके अंदर खासतौर से जो आर्थिक संबंध है उनको बहुत सुदृढ़ किया, बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अब तो चिंता आज सबसे बड़ी ये है कि अगर इसको देखते हैं, ऊपर जो दिख रहा है, जो विजुअल देख रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है जिस हिसाब से वहां सब कुछ हो रहा है, जिस हिसाब से होटल्स को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, या जो खुद अवामी लीग के दफ्तर हैं, लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो मुसलमान है लेकिन उनको माना जाता है वो प्रो इंडिया है, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। और ये जो ये कहना ये भीड़ कर रही है, ये थोड़ा सा जो है उसका ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। पिछले दिनों से काफी, जब से वहां पे आईएसआई बहुत एक्टिव है, सबको पता है, उनके स्लीपर सेल से लेकर के वो सबसे बड़ा जो बजट है आईएसआई का, सबसे बड़ा बजट जो है वो कश्मीर के बाद बांग्लादेश का है, क्योंकि वो भूले नहीं है भारत की क्या भूमिका थी और किस हिसाब से 1971 में क्या हुआ था। दूसरा, चाइना, वो और पाकिस्तान मिल के वहां पे काम करते हैं। वो जो थोड़ा सा एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, थोड़ा दुख से मेंशन करूंगा कि जहां पे जो भारत की जो बांग्लादेश नीति है उसमें जिस तरह का समर्थन या साथ अमेरिका को देना चाहिए था, खासतौर से पिछले 12 महीने के अंदर हमने देखा है कि अमेरिका जो भारत का जिस हिसाब से भारत चाहता था वहां स्थिरता बनी रहे, आर्थिक संपदा, उसमें काफी अमेरिका की उदासीनता थी। अब उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वहां पे हमारे उनसे आर्थिक संबंध है, हमारा बहुत बड़ा उनसे आर्थिक जो वो भी है। ऊर्जा के अंदर ही खाली आप देख लीजिए 1200 मेगावाट बिजली हम उनको देते हैं, उससे वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आई। हमारा वहाँ बहुत बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। हमने कूटनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, विदेश नीति के हिसाब से, डिफेंस पॉलिसी के हिसाब से वहां पे बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। और इसलिए हमको इस बात की चिंता है कि चाहे वो आईएसआई हो या चाइना हो या और जो वहां के कुछ ऐसे लोग हैं जो जमात इस्लामी टाइप के लोग हैं, वो अगर ये उनका पलड़ा भारी हो जाता है जैसा लग रहा है आज, तो ये बड़े जो है दुख की बात होगी। क्योंकि जब तक शेख हसीना सरकार वहां थी और भारत का उसमें पूरा सहयोग था, बांग्लादेश ने इकोनॉमिक जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आने लगा, जो मिडिल इकोनॉमीज है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ एक समय में जो जीडीपी है वो भारत से भी आगे निकल गया था। मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। और भारत को सबको देखे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और वो जो है संपन्नता ला रहा है। तो आज हमारी चिंता सबसे बड़ा ये है कि हमने जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं आर्थिक पैसे की बात नहीं कर रहा जो मैंने गिना है, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है,
हमारे नॉर्थ ईस्ट पूरा, चाहे वो आसाम है, मिजोरम है, मणिपुर है, आप देखते हैं सारे जो इलाका, उसके अंदर तमाम प्रगति जो पिछले 10 सालों के अंदर हुई है और एक स्टेबिलिटी वहां पे आई है। उस स्टेबिलिटी में इस बात का बड़ी भूमिका थी कि बांग्लादेश जो है जी तनेजा जी, वो उसमें स्टेबिलिटी थी। तो चिंताएं हमारी बहुत सारी। नहीं तनेजा जी, एक छोटा सवाल और इसमें, आपने कहा कि चूंकि भीड़ नहीं है, ये कुछ और डिज़ाइन है, और भी कोई ताकतें हो सकती, क्या पश्चिमी ताकतें भी इन्वॉल्व हो सकती? देखिए, हमको ये देखना होगा कि जो भारत, ये हालांकि पश्चिम, हमारे पश्चिम से अच्छे संबंध है, हम बोलते हैं हमारे उनसे तमाम अच्छे संबंध है, हम चाहते हैं उनसे डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड से हमारा अलाइनमेंट है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तमाम पश्चिम के देश, जिसमें यूरोप के भी कुछ देश शामिल हैं, वो उदासीन थे, इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि भारत की भूमिका जो है पूरे साउथ एशिया में, बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव भूमिका है। भारत एक अच्छी शक्ति और एक अच्छा मित्र, और कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट के हिसाब से भारत ने वहां पे वो करके दिखाया जो साउथ एशिया में पहले कभी नहीं हुआ, कि दो देश जिनकी अलग शायद पहचान हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, उसके बावजूद वो मिलके कैसे उन्होंने एक दूसरे के जो पूरक बन गए और किस हिसाब से उसे सबसे बड़ा फायदा जो हुआ। तो उनको लगा कि कहीं पश्चिम के देशों को कि भाई हमारी भूमिका बड़ी होनी चाहिए थी, हमारी दखल ज्यादा होनी चाहिए थी, हम तो लोकतंत्र के जो गुरु हैं, मास्टर हैं। ये भारत ने जो एक ऐसा क्या टेम्पलेट बना दिया, जिस टेम्पलेट की दुहाई अन्य देश भी अब देने लगे कम से कम इस क्षेत्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है ये उदासीनता शब्द का ही मैं प्रयोग करूंगा। और लेकिन मैं ये बात यहाँ आपको कहना चाहूंगा, वो बड़े सुंदर देश है बांग्लादेश में, पूरे बांग्लादेश गया हूँ, चिटगांव, कप्ताई से लेके सिलहट, सब मेरा देखा हुआ इलाका, बहुत ही सुंदर देश है। और वहां पे जो आम आदमी के अंदर, वहां की संस्कृति में, हमारी संस्कृति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि जो ढाका वहां की राजधानी है, वो ढाकेश्वरी देवी, जो हिंदू देवी है, जिस मंदिर में मैं भी गया हूँ कई दफा, उसके नाम पे ही ढाका शहर बना। वहां का राजधानी ही एक ढाकेश्वरी देवी, एक हिंदू देवी के नाम पे है, और वहाँ तमाम साड़ी वहां आम पहनी जाती है, पाकिस्तान की तरह नहीं। जी तनेजा जी, देख करके बहुत दुख हो रहा है। हाँ, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आरती जी, मुझे ये बताइए कि जो वहाँ के विद्रोह का कारण था कि आरक्षण की वजह से नाराज़गी थी, सरकार से नाराज़गी थी, सरकार खत्म हो गई, आरक्षण भी खत्म ही हो जाएगा, अब क्यों हो रही हिंसा वहाँ पे? देखिए, ये बहुत जानना ज़रूरी है कि क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है, क्या ये जो वायलेंस और राइटिंग बांग्लादेश में हो रही है ये सिर्फ रिजर्वेशंस के खिलाफ है, कि ये उससे भी कुछ ज़्यादा है। और अगर हम जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जिस तरह का विरोध देख रहे हैं हम, जिस तरह की वायलेंस माइनॉरिटीज़ के ऊपर पहुंच रही है, हिंदू माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश 1947 में 30-31% था, और घटते घटते जो सिस्टमैटिक परसिक्यूशन हमने माइनॉरिटीज का देखा खालिदा जिया के टाइम पे, और जमाते इस्लामी ने जो किया 1971 में, वो हम वही इंसिडेंट्स जो है हम दोबारा देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदू टेम्पल्स अटैक हुए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं है। अगर सिर्फ उतनी बात होती तो शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू क्यों गिराया जा रहा? अगर ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती तो जिस तरह का प्रेशर शेख हसीना के ऊपर बनाया गया, वो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ इतना आसान है, सिंपल है। मुझे लगता है सबसे बड़े जो प्रमाण है कि इसमें विदेशी ताकतों की इंटरफेरेंस है, वो सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप अमेरिका का स्टेटमेंट देखिए कि जो उन्होंने शेख हसीना के ओवरथ्रो, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, आप चाहे कुछ भी कहें कि आप एलिगेशंस लगाएं कि रिगिंग हुई, या ये एलिगेशन लगाएं कि ये कहें कि खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने बायकॉट कर दिए इलेक्शंस, इसलिए ये नहीं माने जा सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो एक तरफा करके अगर आप देखें यही लॉजिक जो है जनवरी 6 में जब राइट्स हुए अमेरिका में, तो ये लॉजिक जो अभी अमेरिका दे रहा है और पिछले कई महीनों से वो लगातार शेख हसीना पे ये प्रेशर बनाया था कि शेख हसीना जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करा रही है, वो ऑटोक्रेटिक बन चुकी है, वो टोटलिटेरियन बन चुकी है। ये फॉर्मूला जो है किसी भी प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडर के अगेंस्ट
जो लगातार CIA, US डीप स्टेट ने हर दुनिया के हर कोने में किया है, वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो मिडिल ईस्ट की कोई भी आप डेमोक्रेसी, वैसे ये कहना ही पैराडॉक्स होगा, लेकिन जहां पे भी जरा सी भी डेमोक्रेसी थी, वहां पे तख्ता पलट जो रेजिम चेंज की जो एक्सपर्टीज है वो US डीप स्टेट की है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें चीन का कोई हाथ नहीं है? मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा, क्योंकि देखिए इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को कट्टरवादी पार्टियां ही रिप्लेस करेंगी शेख हसीना की सरकार को। ये तो हो नहीं सकता है कि शेख हसीना के ही एलाइज या फ्रेंड्स या विचारधारा वाले प्रो इंडियन लीडर्स वहां चुन के आए या उनको तख्ते या उनको कुर्सी पे बिठाया जाए। जो आएगा वो उनकी विचारधारा के विपरीत होंगे, और ये बहुत क्लियर है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, अगर हम US डीप स्टेट की इंटरफेरेंस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखें, तो ये साफ जाहिर है कि इस्लामिक कट्टरपंथी वाली ही पार्टियां या उनकी विचारधारा वाले लोग, जमाते इस्लामी जिसको बैक करेगी, वही लोग शेख हसीना को रिप्लेस करेंगे। और ये चाइना को बिल्कुल सूट करता है। चाइना को कभी ये सूट नहीं करेगा कि पाकिस्तान में कोई प्रो इंडिया या इंडिया फ्रेंडली सरकार हो। वैसे ही बांग्लादेश में भी उनको सूट नहीं करता कि कोई प्रो इंडिया या इंडिया फ्रेंडली सरकार हो। इनफैक्ट अगर खालिदा जिया की पार्टी टेक ओवर करती है इंटरिम सरकार के जाने के बाद, तो ये साफ जाहिर होगा कि US डीप स्टेट और चाइना की जो डीप स्टेट है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रेजिम ही मान लीजिए, इन दोनों के इंटरेस्ट जो है कन्वर्ज हुए हैं बांग्लादेश में, और इसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं जी आरती जी मैं आऊँगा इसमें। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें चीन और US का भी अगर इन्वॉल्वमेंट मान लें तो दो अलग अलग ध्रुव में खड़े हुए देश भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टी बनते हैं। त्रिपाठी जी, भारत के लिए सीमा अपनी 4000 किलोमीटर की वो सेफ्टी लाना है। भारत या हिंदू लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनकी चिंता भी जिक्र हुआ, तनेजा जी ने किया। जो भारतीय भी हमारे वहाँ रह रहे हैं इंडियंस, उनकी हमें चिंता करना है, और साथ ही जो नई सरकार वहाँ जो भी बनेगी उसके साथ भी हमें रिलेशनशिप रखनी है। तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई, कई सारे फ्रंट एक साथ खुल रहे हैं। त्रिपाठी जी। जी बिल्कुल नीरज जी, देखिए भारत के लिए अब ये अवसर जो है ये तलवार की धार पे चलने जैसा है, क्योंकि उसके लिए भारत के लिए ये समस्या हो जाती है कि एक साथ इतने चैलेंजेस, इतनी चुनौतियों से निपटना। जैसा कि आपने कहा कि 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा है, और अगर बांग्लादेश में हमारे समर्थक सरकार नहीं रहती तो सीधी बात है कि ऊपर जो चिकन स्नेक है, जो कि सारे 7 नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को अलग करता है, उसकी सुरक्षा बड़े खतरे में पड़ जाएगी। एक दूसरी चीज़ ये, जैसा आपने कहा कि 1 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा हिंदू वहाँ रह रहे हैं जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, और 12,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मतलब NRIs हैं जो अब पढ़ने गए हैं या बिजनेस करने गए हैं। इन सब की सुरक्षा की बात भी भारत को देखनी होगी। इन्वेस्टमेंट जो हुआ है 8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ, और बायलैटरल ट्रेड जो है 13 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया था। फिर ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट हमने बांग्लादेश में किया है गुडविल के तौर पे, वो खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही साथ देखिए यह है कि रीजनल जो बैलेंस है वो बहुत बुरी तरह डगमगा जाएगा, क्योंकि मैं आरती जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए आप भारत के पश्चिम में ऑलरेडी पाकिस्तान है जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उत्तर में चीन है जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे होते हैं कभी नहीं, ये डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सी सरकार आ रही है। दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका के साथ भी हमारे रिश्ते ऊपर नीचे होते रहते हैं। ले दे के बांग्लादेश हमारे पड़ोसियों में ऐसा था जिससे हमारे रिश्ते हमेशा ठीक थे। म्यांमार से भी ठीक थे, भले ही म्यांमार में मिलिट्री की सरकार हो, जुंटा की सरकार हो, लेकिन हमने उनसे बातचीत जारी रखी और हमने कभी भी उनको एंटागोनाइज नहीं किया।
लेकिन अब देखिए, अब अगर बांग्लादेश में भी एक सरकार हमारे खिलाफ आ जाती है, भारत विरोधी आ जाती है, तो हमारे लिए ये सुरक्षा की बड़ी समस्या हो जाएगी। अब हमारे सामने आगे चैलेंज क्या है? आगे ये है कि अगर हम इनको शेख हसीना वाजेब को अगर हम शरण देते हैं तो वहाँ पर उसका रिपरकशन ये होगा कि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो है या जो और कम्युनिटी है उसके ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे। अभी बिना उसके ही देखिए, जमात इस्लामी ने कह दिया है कि जहाँ पर शेख हसीना रह रही हैं उस जगह पे हमला करो और भारत के दूतावास पर हमला करो, भारत के उच्चायोग को घेरो। अगर हम उनको देते हैं शरण तब तो और समस्या हो जाएगी। लेकिन लकीली भारत ने कहा है कि न तो शेख हसीना ने शरण मांगी, उन्होंने यही अप्रूवल मांगा कि हम कुछ समय के लिए, समय निश्चित नहीं किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, कुछ समय के लिए मैं इंडिया आना चाहती हूँ, भारत ने वो मान लिया। तो अभी उस फ्रंट पे तो गनीमत है, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगली सरकार जो भी आएगी वो मेरा ख्याल है खालिदा जिया की ही सरकार आएगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगली सरकार जो आएगी उससे रिश्ते बढ़ाने नहीं बल्कि जहाँ तक हैं वहाँ तक बनाए रखने कि हमें कवायद करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमें ये उनको कन्विंस करना होगा, जो भी सरकार आएगी, कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट थी, जो हमारा बिजनेस था या जो हमारा ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट था, वो सारा किसी इस पे नहीं निर्भर करता कि बांग्लादेश में कौन सी सरकार है कौन सी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा सरकार के लेवल में शायद न्यूट्रलिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो भी बने उसके साथ हमको रिश्ते रखने पड़ेंगे, यह मजबूरी। अफगानिस्तान में भी हमने किया ना। अनिल जी, हमें बताइए ये सिचुएशन से डील कैसे किया जाए, क्योंकि इंडिया को बहुत सारे फ्रंट पर एक साथ डील करना है। अब जो नई सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसमें कैसे डील करे इंडिया? देखिए, मैं सब जितने भी हमारे मित्र यहाँ पर हैं, मैं सबकी पूरी बातों से सहमत हूँ। भारत का जो, हम इस चीज को हमेशा सिर्फ एक यूनिफोकल लेंस से देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारा सारा जो भी एंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ है वो सिर्फ शेख हसीना की वजह से है, और जो हमने अब तक किया है वो भी सिर्फ शेख हसीना की वजह से किया है। ये मेरे ख्याल से सच से बहुत परे है। इसमें कोई शक नहीं है कि 15-20 साल जो शेख हसीना पावर में रही हैं तो भारत के साथ रिश्ते काफी अच्छे बने हैं। जो दोनों देशों के बीच समस्याएं थी, चाहे वो रिवर के बारे में हो, रोड्स के कनेक्टिविटी के बारे में हो, वो सबको दूर किया गया और बांग्लादेश ने काफी तरक्की भी की है। हालांकि वहां पर जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो करंट सिचुएशन हुई है, और ये मेरे ख्याल से सभी डेमोक्रेसीज को भी सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सारे फैक्टर्स क्या हैं और क्यों इस तरह की सिचुएशन आ गई है। बाहर के एक्टर, बाहर के जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हमेशा से जीरो सम गेम खेलता है, उनकी ISI वहां पर एक्टिव है। मैं जब बांग्लादेश में था 86 to 89 के बीच में, तो जनरल इरशाद थे वहां पे जातीय पार्टी के लीडर, जो और उस वक्त टोटली एंटी इंडिया सिचुएशन थी, भारत के टोटल खिलाफ था। लेकिन और उन्होंने वहां पे हमारे हाई कमीशन के ऊपर अक्सर अटैक होते रहते थे, हमारी सारी गाड़ियां फॉलो होती थी, हर तरह की समस्याएं वहां थी। उसके बावजूद आप विश्वास मानिए कि लोकल लोगों के अंदर में भारत के प्रति एक अलग ही तरह की आस्था थी। नो डाउट हर जगह कंट्री में रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं और वो रेडिकल एलिमेंट्स वहां पे भी हैं, जिसकी वजह से हमें ये उस वक्त में भी मैंने देखा कि वहां पर ये हिंदू मुस्लिम राइट्स कराए गए, और वो कराए गए थे वहां की उस वक्त की सरकार ने। लेकिन 2-3 घंटे के अंदर जैसे ही उनको ये पता लगा कि भारत की फौजें जाफना में जाकर के लगी, आप विश्वास मानिए कि इमीडिएटली इरशाद ने अपना स्पेशल एनवॉय राजीव गांधी के पास भेजा और उसको 1 घंटे के अंदर पूरे राइट्स को कंट्रोल कर दिया गया। तो भारत की जो एक छवि है, भारत की जो एक सिचुएशन है वहां पर, भारत का जो असिस्टेंस है हर तरह का, वो जनरल लोग जानते हैं अच्छी तरह से। प्रॉब्लम ये हुई है कि पिछले 15-20 साल के अंदर जिस तरह की हमारी, और ये नॉर्मल है, जब जो भी लीडर होता है आप उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, और हमने शेख हसीना, उनके फादर, उन सब के आपने 1971 तक की जो स्टोरी है वो उसकी वजह से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन ये वहां पर एक नैरेटिव बनाया गया है कि शेख हसीना और भारत के रिलेशन सिनोनिमस है।
तो इसलिए ग्रास रूट पे एक सिचुएशन पैदा हो गई है कि लोग ये समझते हैं कि भारत की वजह से ही शेख हसीना चलती रही। तो ये जो सिचुएशन है मैं समझता हूँ काफी परेशान रहेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं सारे पैनलिस्ट से एग्री भी करता हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि रियलिस्टिकली देखिए, हम किसी कंट्री को चला नहीं सकते, उनको डिसाइड करना है किस तरह का देश उनका रहेगा। हमें अपनी सिक्योरिटी को बचा के रखना है और बॉर्डर बड़ा है, सब है, लेकिन हमने पहले भी किया है और अभी भी करेंगे। लेकिन आप जरा सा पड़ोस में देख लीजिए, हमारे श्रीलंका की सिचुएशन देखिए, चीन की वजह से क्या हुआ था वहां पर। भारतीय देश है जिसने उसको मदद किया। अफगानिस्तान, तालिबान हमारे पूरी तरह खिलाफ था। आज तालिबान आपको चाह रहा है कि भारत को बार बार कहता है कि आप प्लीज आइए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए। नेपाल, उनको देख लीजिए। मालदीव्स को देख लीजिए, टोटली इंडिया आउट कैंपेन चला वहां पर, उसके बाद फिर वो आपके पास आ रहे हैं बार बार करने के लिए। तो जो ये चीज आप कर रहे हैं, सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पॉपुलर लेवल पे, लोगों को दिख रहा है कि उनको उसका क्या फायदा हुआ है। तो ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स, ये इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं और शॉर्ट टर्म चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली वहां की सरकार ये देखेगी कि उनके हित में क्या है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री, आप सोच सकते हैं कि उनकी मदद करेगा। जहां तक चीन की बात है, तो चीन तो ऑलरेडी शेख हसीना मित्र थी उनकी। आप उनके साहबजादे सजीब वाजेद का कल का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अभी वो यात्रा भी करके आई हैं, अभी कुछ दिन पहले ही, स्कूल से पहले वो चीन की यात्रा भी करके आई हैं। तनुजा जी, एक मैं कह रहा हूँ ना, कल का स्टेटमेंट देखिए आप उनके लड़के का। एग्जैक्टली वो जब, तो ये नहीं है कि चीन इसमें इन्वॉल्व है, वो चीन क्यों चाहेगा इसको करने के लिए। लेकिन अमेरिका का जो आरती जी ने बोला है, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, अमेरिका काफी दिन से कोशिश कर रहा है और ये उनकी बड़ी मायोपिक पॉलिसी है, बहुत मायोपिक पॉलिसी। उससे नुकसान, पूरा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि चाइना को कंटेन करने के लिए किस तरह से वो साउथ एशिया में घुस जाए। ये हमारे लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, नेपाल में उनका एमसीसी का, जहां भी देखें आप, तो ठीक है, अमेरिका अपना एज ए सुपर पावर रोल अदा कर रहा है। उनके स्टेटमेंट्स जो आए हैं वो हमने देखे हैं, किस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। आप सोचिए कि डेमोक्रेसी समिट होती है और वहां पे बांग्लादेश, जहां पे इलेक्शंस हुए हैं, जैसे भी हैं, उनको आप डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश को आप बुलाते हैं। तो आप इस सब चीजों की एक जी अनिल जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, कितना सही है मुझे नहीं पता, मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी खबरें भी मैंने पढ़ी है इस शो में आने से पहले कि शेख हसीना के हवाले से ये बात कही जा रही है कि इसमें किसी को एयरबेस की ज़रूरत थी और वो नहीं दिया गया। नहीं मांगा था, इसमें बोलना क्या है, वो सबको पता है। नहीं, अब चूँकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं अपने लिए सेव कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें निकल के आ रही। लेकिन तनुजा जी, एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं शिवकांत जी के पास जाऊँगा। क्या हमको किसी इंडिपेंडेंट या किसी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट पॉलिसी पे इतना भरोसा करना चाहिए? क्या हमें क्या लेना देना है? नहीं, देखिए, हमको ये देखना होगा कि जब से बांग्लादेश बना है, जब से आप देखिए कि वहां पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, लगभग 55 से लेके 60% जो बांग्लादेश का आवाम है, जो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब मिला, इंडिया के लिए काफी गुडविल है वहां पे, जमीनी काफी गुडविल है। तो इसलिए अब जमीनी जब गुडविल होती है, और वहां जो आजादी बांग्लादेश में आई, आजादी तो अवामी लीग से आई। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक तरह से वहां के फादर ऑफ द नेशन है, भारत ने सपोर्ट किया। लेकिन जो लड़ाई आजादी की लड़ी, बांग्लादेश की लड़ी, वो तो अवामी लीग ने लड़ी थी ना। तो इसलिए अब वहां पे अगर वो सत्ता में आते हैं, और जिस हिसाब से, जैसे मैंने कहा, उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जो है ये डीप एंगेजमेंट शुरू हुए, लेकिन उससे पहले भी हमारे काफी अच्छे उनसे एंगेजमेंट थे। जैसे जैसे भारत ने तरक्की करी है और बांग्लादेश ने करी है, तो हमारे समझ, तो ये कहना कि भारत के जो संबंध बांग्लादेश से हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक थे या एक पार्टी स्पेसिफिक थे, मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि वहां पर लगभग 60% जमीन पे आवाम के अंदर, आप चाहे चिटगांव चले जाएं, आप सिलट चले जाएं, जसौर चले जाएं, आप बिल्कुल बॉर्डर पे अगरतला के पास चले जाएं, आवाम के, आम आदमी के अंदर गुडविल। और मेरा ये अपना मानना है, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, हमको इसका इमोशनल रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जमीन पे मेजोरिटी 50% से ज्यादा बांग्लादेशी जो है, उनके दिमाग में, उनके दिल में भारत के लिए गुडविल है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, चाइना कितनी भी कोशिश कर ले, या अमेरिका कितनी भी कोशिश करे, वो जाने वाली नहीं है, क्योंकि उसका एक लंबा इतिहास और गहरा इतिहास है।
और अब खासतौर से पिछले 15-14 साल के अंदर जो भारत ने वहां जमीन पे किया है, जिससे कि वहां की अर्थव्यवस्था बदली है, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ है। मुझे नहीं लगता वहां के लोग, देखिए इमोशनली जो है वहां का आम आदमी का इमोशनल अगर आप लेकर चलते हैं, उसका जो कुल मिला के जो एक जज्बाती नजरिया होता है वो लगभग वैसा ही है जैसे हम हिंदुस्तानियों का है। तो वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी शिवकांत जी और आरती मैम। शिवकांत जी, एक बहुत छोटा सवाल पहले आपसे, फिर दूसरा सवाल, दोनों सवाल एक साथ पूछता हूँ मैं। एक तो ये ब्रिटेन से अब तक कोई ऐसा खबरें आ रही हैं कि इनकार कर रहे हैं लेने से शेख हसीना साहब को। दूसरा सवाल कि आपके देश में भी 10-12 शहरों में दंगे चल रहे हैं, फ्रांस में भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, खाड़ी अलग लड़ रहा है, बांग्लादेश में तो तख्ता पलट ही हो गया है। ये क्या हो रहा है? देखिए, असाइलम की जहाँ तक बात है, शरण की, तो निश्चित रूप से शेख हसीना ने कोशिश की है उसके लिए, और ये जो बातें निकल के आ रही हैं साहब, तकनीकी रूप से संभव नहीं है, ये है वो है, इसमें उतना दम नहीं है। शेख हसीना की छोटी या बड़ी बहन जो भी हैं वो शेख रेहाना, वो यहाँ की नागरिक हैं। उनकी बेटी ट्यूलिप सिद्दीक यहाँ एक सेंट्रल लंदन की कंस्टिट्यूंसी हेम्पस्टेड हाईगेट, वहाँ की सांसद हैं, और वो मंत्री भी हैं, कनिष्ठ मंत्री। तो इसलिए शरण लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर वर्क आगे हो करके। अब ये कहा जा रहा है कि साहब जब तक यहाँ ज़मीन पे नहीं आएंगे तब तक ब्रिटेन जो है वो शरण नहीं दे सकता। ये सब नेताओं पर और बड़े नेताओं पर ये बातें लागू नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है ये सोच के अभी इस पशोपश में है ब्रिटेन की सरकार के, ऑलरेडी जैसा कि आपने खुद जिक्र किया, 20-22 शहरों में काफ़ी तनाव की स्थिति है दक्षिणपंथी गुटों के बीच में, और अब उसके विरोध में जो मुस्लिम गुट हैं वो खड़े हो गए हैं, दक्षिण एशियाई गुट हैं। तो आपस में झड़पें हो रही हैं, और इनको आप एक तरह से कह सकते हैं ये शरणार्थी विरोधी, आप्रवास विरोधी दंगे हैं, जिनकी शुरुआत एक अफवाह से हुई थी, और उस अफवाह की वजह से यहाँ ये भी विचार चल रहा है कि ये जो सोशल मीडिया है, ये एक तरह का भस्मासुर तैयार हो गया है। सोशल मीडिया की वजह से ये दूसरा दंगा है ब्रिटेन में जो सोशल मीडिया पर अफवाह की वजह से हुआ। इससे पहले लेस्टर का जो दंगा था वो सोशल मीडिया की अफवाह की वजह से हुआ था। तो बहरहाल ये सब मुझे लगता है सूनर और लेटर वो यहाँ आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी तो वो फिनलैंड जाएंगी। फिनलैंड में उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ भी वो जा सकती हैं। भारत पूरी तरह से अपने हाथ नहीं धो सकता। भारत ये नहीं कह सकता कि साहब हम शेख हसीना, क्योंकि अब हमारे हित जो है वो टकरा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए शेख हसीना को हम शरण नहीं देंगे। ये हो सकता है कि उनको दलाई लामा जैसी शरण न मिले, उनको ये है कि गुपचुप रहने के लिए कहा जाए, और वो उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है। भारत को अगर उनको शरण देना है, उनको रखना है, तो उनको गुपचुप ही रखना पड़ेगा, वरना भारत के भीतर ही ऐसी ताकतें हैं जो बदला लेना उनसे चाहेंगे। जो यहाँ ब्रिटेन में और फ्रांस में जो आप देख रहे हैं, उसकी वजह बिल्कुल अलग है। उसकी वजह ये है कि यहाँ धीरे धीरे शरणार्थी या अप्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है बड़े शहरों में। और मैं पहले कह चुका हूँ, कई शहरों में आप राजधानियों को देख लें, आप मझोले शहरों को देख लें, जो अप्रवासियों की आबादी है वो 10 से 25% तक हो गई है। तो यहाँ तक तो ठीक है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस तो अपने आप को बड़ा इगैलिटेरियन बहुसंस्कृतिवादी समाज कहता है, लेकिन जब उन अप्रवासियों में कुछ समुदाय ऐसे हो जाते हैं जो समाज में घुल मिल के रहने की बजाय अपनी पहचान के झंडे गाड़ना शुरू कर देते हैं, और ख़ासकर ये इस्लाम के अनुयायियों में होता है, तब समस्या होती है। तब फिर वो आंखों में खटकने लगते हैं, और जो सारी समस्याएं वैसे आती हैं, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो रोज़गार की समस्या हो, तो लोगों को वो जो है वो लोग उनको निशाने पे कर लेते हैं, और वही हो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें उस मामले में। ब्रिटेन इसलिए एहतियात बरत रहा है क्योंकि ब्रिटेन में, लंदन में, खासकर पूर्वी लंदन में 2 हफ्ते पहले आपने शायद पढ़ा होगा, यहाँ एक इलाका है व्हाइट चैपल, वहाँ 2 गुटों के बीच में झड़प हो गई थी। एक अवामी लीग के समर्थक गुट था और दूसरा
जो छात्र आंदोलन चल रहा था उसका समर्थक गुट था। उन दोनों ने जुलूस निकाले और पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ा और पुलिस कर्मी कई घायल हो गए थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आए ऐसे वक्त पे और यहाँ बांग्लादेशी समाज वैसे ही बटा हुआ है तो उसको लेकर के नए दंगे शुरू हो जाए। मुझे लगता है इसलिए बहुत सोच विचार के अभी उस पर विचार चल रहा है। नहीं, बड़े इंटरेस्टिंग तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत, जैसे कहीं आरक्षण के लिए, कहीं शरणार्थी हैं, कहीं प्रवासी हैं, कहीं अपने पहचान के लिए, अलग अलग कारणों से हो रहे हैं। आरती मैम, ये जो बांग्लादेश वापस लौटते हैं, जो वहाँ पे हमारी इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू और जो NRIs हैं, इनको लेकर के भारत सरकार की क्या नीति होनी चाहिए? देखिए, मैं इसके बारे में एक कंपैरिजन ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि 1990 में जब इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कोलैप्स ही था। और उस वक्त कश्मीर में जो CIA और ISI की बैकिंग से जो इस्लामिक जहाद शुरू किया गया कश्मीर में, उस दौरान जो कश्मीरी हिंदू टारगेट हुए और उसके बाद विस्थापित हुए, आज तक उनका पलायन जो है वो एक परमानेंट फीचर है। वैसी एक सिचुएशन ना हो बांग्लादेश में, ये इंश्योर करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स हो या सिक्योरिटी चैनल्स हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई कंसेंसस या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जिससे ये इंश्योर किया जाए कि हिंदू बांग्लादेश में जो है सुरक्षित हो। अगर सुरक्षा की कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आज तक इनफैक्ट कई पैनलिस्ट कह रहे थे कि भारत को किसी भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत बांग्लादेश में हो, उसके साथ काम करना ही पड़ेगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, और वैसे भी पर्सनालिटी लेवल पे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते दो स्टेट्स। लेकिन बांग्लादेश का केस एक स्पेशल केस था, क्योंकि बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस में 1971 में इंदिरा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन है इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में। और उसकी वजह से अवामी लीग के साथ शेख हसीना की सारी फैमिली वाइप आउट हुई थी, और इसलिए एक रिलेशनशिप जो उनके साथ था और जो उनकी विचारधारा की भी बात है, क्योंकि ये मैं नहीं मानती हूं कि कोई भी सरकार आए आप उनके साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब आप पाकिस्तान को अगर देखें, और अगर पाकिस्तान ही, आपके कई सारे पैनलिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है इन प्रोटेस्ट में, इस वायलेंस में, एनार्की में, और अगर पाकिस्तान कंट्रोल करता है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स और बांग्लादेश की सरकार को आने वाले समय में, वो हमें आज मालूम नहीं है कि वो आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या बांग्लादेश की आर्मी होगी या जमात इस्लामी कि कोई अलग से पार्टी होगी या कोई और होगा जो वहां कंट्रोल करेगा सब चीजों को। उस सारी सिचुएशन में हिंदू कितने सुरक्षित रहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि 1990 में कश्मीर में जब ऐसी सिचुएशन हुई, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी खामोश थी। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, उनका पलायन हुआ, उस पर किसी ने कोई चिंता व्यक्त नहीं की या उसको रोकने की या उसको रिवर्स करने की का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है आज की डेट में भारत की एस्टैब्लिशमेंट को इस पे एक बहुत सीरियस ऑप्शन देखना पड़ेगा। CAA जो है मेरे ख्याल से एक बहुत लेजिटिमेट वैलिड लेजिस्लेशन है, और उसकी अगर हमको इस्तेमाल करना पड़े, जितने भी हिंदू है, बौद्ध है, क्रिश्चियंस है, अगर उनको ओपन डोर्स या ओपन एंट्री देनी पड़े तो देनी चाहिए बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू जो है वो खतरे में है किसी भी इस्लामिक स्टेट में जहां पे इस्लामिक शरिया की डिमांड हो। ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को आप एज ए हिंदू ट्रीट करेंगे
या बांग्लादेशी नागरिक के तौर पे ट्रीट करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आरती जी कंपेयर कर रही थी, वो भी एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू डील विद इट। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, लौट के आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद जो समस्याएं खड़ी होने वाली है या हो गई हैं, उससे भारत कैसे निपटे, क्योंकि हमारा बहुत लंबा बॉर्डर लगता है, बहुत सारे वहाँ लोग हैं, मेरी नेक्स्ट पड़ोसी है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही। और जो वहाँ की पूर्व पीएम है वो इस समय भारत में है। तो कई सारे सवाल हम लोगों ने भी डिस्कस किए। तनुजा जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि हम तो बहुत मदद करते हैं, हमने श्रीलंका की बहुत मदद की, अफ़गानिस्तान में बहुत पैसे लगाए थे, नेपाल की तो इकॉनमी चलती है, अगर हम क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट अपने रास्ते से रोक दे तो इकॉनमी ठप हो जाएगी उनकी, फिर भी वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो डिसाइडिंग फैक्टर? ये इकोनॉमिक इश्यूज तो मैटर नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। बड़ा सिंपल है। अगर दक्षिण एशिया का नक्शा उठा के देखते हैं तो हमारा जो आकार है, साइज, और जिस हिसाब से खासतौर से हमने तरक्की करी है, और एक हम स्वतंत्रता 1947 से लगातार एक मजबूत लोकतंत्र है, और इसी को लेकर के जो आस पड़ोस के सारे देश है, छोटे हैं, आकार में भी छोटे हैं, अर्थव्यवस्था में छोटे हैं, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। अगर मैं बहुत छोटा हूं और मेरे पड़ोस में आकर के एक बड़ा हाथी खड़ा हो जाएगा, चाहे हाथी मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन मेरे अंदर डर पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं हमसे, कहीं जैसे नेपाल का आपने जिक्र किया, हो सकता है कहीं हमसे गलतियां भी हो जाती, उसका भी होता है। तो हमने बड़े ध्यान रखना पड़ता है कि हम बहुत बड़े हैं, जब हम इनसे डील कर रहे हैं तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। कभी कभी वहां गलतियां भी होती है, कैसे हम गलती ना भी करें, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया फिर भी ऐसी होती है। यहाँ पे दो बड़े पॉइंट हैं नीरज जी। एक तो यह है कि जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं हसीना जी, ये पहले भी आपको याद होगा जब उनके पिता वहां पे हत्या करी गई थी तो वो भारत में 6 साल रही। ये पहली बार नहीं कि वो भारत में आके रह रही है। उनके परिवार के बड़े अच्छे संबंध हैं भारत के साथ। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी और की बात नहीं, मैं पर्सनल अपनी ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, अगर वो उनको भारत में रहना चाहती हैं और तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भारत को परेशानी होनी चाहिए। अगर वे बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, बड़ा लोकतंत्र बनना चाहते हैं, है ना। म्यांमार की आंसू ची भी यहाँ रह चुकी है काफी साल, उनके पिताजी जो थे वो भी यहाँ रह चुके थे। तो और दलाई लामा का उदाहरण तो अभी पिछले समय दिया ही गया। और मेरा ये मानना है कि जो वहां की जो जिस तरह के 15-20 साल में भारत और बांग्लादेश के संबंध बने, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हैं, वो इंटरडिपेंडेंसीज बन गई हैं। जो भी वहां सत्ता में आएगा, चाहे जमात इस्लामी के साथ आए या वो मोहम्मद यूनुस साहब के साथ जो भी आएगा, उसको 15 दिन में ये रियलाइज हो जाएगा कि वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर उनको चाहिए, सोशल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तो जो इंटरडिपेंडेंसीज भारत के साथ है उसको आगे ले जाना ही पड़ेगा आपको। आपके पास नहीं है। ये जो 2 टके का देश पाकिस्तान, माफ कीजिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, एक बैंकरप्ट पाकिस्तान है, वो उनकी क्या मदद कर सकता है। चीन की जो है वो चीन की एक अलग वो तरीका होता है, अमेरिका वगैरह उनका ठीक है, एक अपना रवैया है, क्या आकर के वो जो भारत कर रहा है। मैं आपको 2 छोटे से उदाहरण दे रहा हूं। उनके आवाम को तो उन्होंने ही ज्यादातर वहां डीजल के हैं। तनुजा जी, उसी पाकिस्तान ने उनके आवाम को ड्राइव किया। मेरा घूम के सवाल फिर वहीं आता है सर, चीन बहुत बड़ा देश है, बहुत दादागिरी करता है, फिर भी मालदीव वाले प्यार उसी से करते हैं, क्यों? कुछ तो है ना लफड़ा सर। नीरज जी देखिए, नहीं मालदीव अलग है, बांग्लादेश की इतिहास अलग है। बांग्लादेश के अंदर ये कहना कि पाकिस्तान पूरी तरह हो गया, वो मुझे लगता है कि थोड़ा पाकिस्तान को हम ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। उसमें पिछले 2 साल के अंदर जो वहां थोड़े हालात बने, उन हालातों को जिस तरह से वहां की सरकार, शेख हसीना सरकार को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, मैनेज करना चाहिए था पॉलिटिकली। जैसे कि वहां डिमांड छात्र कर रहे थे, 2 मंत्रियों का नाम लेते थे, इनको इस्तीफा दिलवाइए, इनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो जैसे पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है, उनको हटा देना चाहिए था। कहीं ना कहीं शायद उनसे जो जमीनी जो एक आवाज सुननी होती है, शायद उन चैनल्स में कुछ खराबी थी या वो सुन नहीं पाई, बहुत कुछ हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा क्रेडिट मत दीजिए। पाकिस्तान की सिर्फ इतनी औकात है कि वहां शरारत कर सकता है, हो सकता है 400-500 दंगाई खड़े कर सकता है, उनकी फंडिंग कर सकता है, यहाँ जब कुछ फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है, उनको थोड़ा वजन दे सकता है, या जमात इस्लामी को जो है फंड करके मजबूत कर सकता है। इससे ज्यादा नहीं है। जो हमने हमारे साथ जो इंटरडिपेंडेंस है वो काफी गहरी है। मेरा अपना मानना है, आप थोड़ा इंतजार करिए,
15-20 एक महीने के अंदर जब थोड़ा सब कुछ थम जाएगा, बांग्लादेश का इतिहास है कि वह सब कुछ तूफान एकदम दूध की तरह उछलता है, उतनी तेजी से वो नीचे भी आता है। तो उसके बाद वहां जो लोगों को, क्योंकि जमीन पे हमारे लिए काफी गुडविल है, जो भी सरकार नई बनती है जब वो आएगी और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को देखेगी और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी उनको रिपोर्ट देंगे, तब उनको समझ में आएगा कि भारत से संबंध खराब करके कुछ मिलने वाला नहीं है। या जो वहां पे हिंदू रहते हैं वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, पर अगर अब उनको भारत का सिंबल मानते हैं और उनके ऊपर इसलिए हमला करते हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि उनको समझ में आएगा उनके हित में नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए। इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बांग्लादेश पॉलिसी। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल मैं भी ये चाहता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पे ही भारत के संबंध होने चाहिए। त्रिपाठी सर, भारत के पड़ोसियों के साथ रिश्तों का जिक्र अभी आपने किया ही, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि शांत हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी इमोशनल चार्ज ज़्यादा है, लोग धीरे धीरे शांत होगा, लेकिन वो शांत उस पाले में जाके होते हैं। तो क्या हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने पड़ोसियों के संदर्भ में कुछ थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है क्या? देखिए, हमें थोड़ा सा ज़्यादा लीनियंट अपने पड़ोसियों के साथ होना पड़ेगा। जैसा कि तनेजा जी ने कहा कि ये बिग ब्रदर सिंड्रोम जो है ये परिवार में भी होता है कि छोटे भाई कहते हैं बड़ा भाई हमेशा दादागिरी करता है, भले ही वो ना करे, लेकिन उसको उसी के नाम पे एक तरह से ब्लैकमेल किया जाता है और उसे थोड़ा बहुत उससे कंसेशन लिया जाता है। तो हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, जैसे मालदीव को हमने किया। देखिए, मालदीव के प्रेसिडेंट ने इंडिया आउट के नाम पर सत्ता पाई, और लेकिन फिर भी हमने मालदीव को कम से कम उतना क्या, उससे ज़्यादा ही हमने ग्रांट दी जितनी की पिछले साल दी थी। तो इतना तो हमें कंसेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा सा तनेजा जी से मैं असहमत होना चाहता हूँ। मैं यहाँ तक पूरी बात उनकी सहमत हूँ कि देखिए, देर सबेर वहाँ की नेशनलिस्ट, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हो या कोई हो, उसको ये पता लग जाएगा, ये अंदाज़ा आ जाएगा कि भारत के बिना, भारत की मदद के बिना उनका काम नहीं चल सकता। क्योंकि पाकिस्तान तो आर्थिक मदद करेगा नहीं, खुद ही कंगाल है, तो कहाँ से आर्थिक मदद करेगा। चीन आर्थिक मदद के नाम पर अपना डेट ट्रैप का मकड़जाल कर्ज का लगाएगा। तो अंततः भारत को ही मदद करनी पड़ेगी, ये बांग्लादेश को पता, या हो सकता है कभी थोड़ा बहुत अमेरिका मदद कर दे। लेकिन ये वही बात है कि ये देर सबेर समझ में आएगा। अभी तो अगर वहाँ हिंदुओं के खिलाफ इतनी बातें हो रही हैं, अभी जो भीड़ का उन्माद होता है, मॉब साइकोलॉजी, वो चल रही है कि भड़का करके हिंदुओं को वो किया जा रहा है, हिंदुओं को घर जलाए जा रहे हैं, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, और ये भी वो किया जा रहा है कि भारतीय उच्चायोग को घेर लो, जैसे कि उसने कहा है जमात इस्लामी ने। तो अभी जो हो रहा है उस दिशा में मुझे नहीं लगता कि हमें दलाई लामा की तरह या पिछली बार जब हमने शेख हसीना को दिया था शरण, उसकी तरह इस बार भी शरण देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही फिर तुरंत इसमें आग भड़केगी, और उस हालत में पता नहीं अगली सरकार जब आएगी तब की बात हो जाएगी, तब तक देर न हो जाए। इसलिए हमें कुछ इस मामले में वेट एंड वॉच करना चाहिए शरण देने से पहले। जी। शिवकांत सर, ये बताइए, लंदन के अखबारों ने इस घटना में क्या लिखा, वो कैसे देख रहे हैं? कुछ खास नहीं यहाँ अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ ऐसे लिखा क्या, तानाशाही सरकार को मार भगाया, इस टाइप का कुछ क्या लिखा क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तानाशाही सरकार को मार भगाया जो है वो बांग्लादेशी प्रेस में या आपको पाकिस्तानी प्रेस में पढ़ने को मिलेगा, यहाँ वैसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, देखिए, हम काफी अमेरिका को लेकर के और पश्चिम की नीति को लेकर के काफी बहस हुई। एक बात जो है वो हमें याद रखनी चाहिए कि दोनों, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, जियो स्ट्रेटेजिक जो बांग्लादेश की भूमिका है उस इलाके में, ये उसको माने बगैर नीतियां नहीं बनती। और जियो स्ट्रेटेजिक उसके महत्व को जानते हुए कभी भी न अमेरिका न यूरोप ये कोशिश नहीं करेगा कि वहाँ कोई इस्लामी सरकार आ जाए और अस्थिर सरकार आ जाए, जमात जैसी सरकार आ जाए। ये जरूर है कि जब लोकतंत्र होता है, और वो भी 15 साल से चला आ रहा लोकतंत्र होता है,
तो उससे कुछ उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, अब हजारों लोगों को इन्होंने कैद कर रखा है, पता नहीं 12,000 हैं या कितने हैं। पूरे एक अकेली विपक्षी पार्टी, बड़ी विपक्षी पार्टी, उसकी नेता को जेल में डाल दिया। अब वो सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन वो तो जेल में है ना। और दूसरी बात, जो तीसरी पार्टी थी जमात इस्लामी, उसके नेता भी जेल में है। और ऊपर से जब छात्र आंदोलन हुआ तो आपने जो है 400 के आसपास लोग मार दिए और जेल में डाल दिए। तो इस सब की तो आलोचना होगी। तो किसी भी लोकतंत्र में, जिस तरह का अमेरिका का लोकतंत्र है, उसमें आलोचना होती है। तो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी जगह जो है वो सैनिक तख्तापलट हो जाए। और असल में हुआ यही है, वकारुज़्ज़मा इन्हीं के पाले हुए हैं, शेख हसीना के। ये इन्हीं के जो है वो सैनिक सलाहकार थे और दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। तो बड़ी उम्मीद से उन्होंने उनको सेनाध्यक्ष बनाया और उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। और असल में शेख हसीना को छात्र आंदोलन की वजह से भागना नहीं पड़ा है, सेना के असहयोग की वजह से भागना पड़ा है। तो ये सेना का तख्तापलट। ये अलग बात है कि सेना जो है आगे न आकर के छात्रों को आगे करके ये सब करा रही है। तो आगे चल के हमें देखना ये होगा। अभी बातचीत चल रही है कि साहब कोई टेक्नोक्रेट किस्म की सरकार बनेगी, तो जो भी सरकार बनेगी वो सेना के कहे बगैर नहीं बनेगी। तो इसलिए जो है सैनिकों, ये जो सेनाध्यक्ष जनरल्स हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, ये तो बिल्कुल सही है। उनके रिश्तेदार हैं और 45 मिनट का टाइम दिया। आरती मैम, बहुत क्विक एडिट, जो 50 शब्दों में आप लोग लिखते हैं, ये क्या बैकडोर से सेना कमांड रखेगी क्या अपने पास? पड़ोस में, हमारे आस पड़ोस में ये बड़ा फैशन भी है। देखिए, वही मैंने कहा कि जितने भी पैनलिस्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये ऑलरेडी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई बड़ी लिबरल टाइप की बड़ी अच्छी सरकार आने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि इतना हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए बांग्लादेश के बारे में। जो अभी हम लोगों ने वहाँ हालात देखे, जिस तरह के प्रदर्शन देखे और जितनी वायलेंस देखी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये इसमें से एक पॉजिटिव कोई आउटकम निकलेगा। और साथ ही साथ में ये एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि ये कोई मुझे कहे कि वेस्ट जो है, जो डेमोक्रेसी का अपने आप को चैंपियन मानता है, वो इसलिए नाराज है शेख हसीना से कि शेख हसीना ने अपने विरोधी पार्टियों को जेल में बंद कर दिया। अरे, वेस्ट की हिपोक्रेसी तो आप देखिए। पाकिस्तान जो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहा है लगातार, लेकिन वेस्ट बहुत कम बार पाकिस्तान के बारे में आज की डेट में कुछ बोलता है, उनके खिलाफ बोलेगा। इनफैक्ट वेस्ट ने जियाउल हक से लेकर किस मिलिट्री डिक्टेटर के साथ फ्रेंडशिप नहीं की, अलायंस नहीं की और मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को प्रमोट नहीं किया। ये तो उनका पूरा इतिहास है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, और जब कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो उनकी बात नहीं मानता, और इसमें तो शेख हसीना ने खुद ऐसे संकेत भी दिए हैं, स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड की जो मांग की थी मिलिट्री बेस की यूएस ने, वो उन्होंने इनकार कर दिया। और इसलिए उनको मालूम था कि उनका तख्ता पलट होने वाला है, कुछ तो उनके खिलाफ होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इतना रियलिस्टिक हमें होना चाहिए जियो स्ट्रेटेजी में कि हर स्टेट, इनफैक्ट ना तो चाइना, ना तो यूएस, ना तो पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट होगा कि इंडिया जो आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बहुत ही जल्द कोशिश करेगा कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि वो बहुत तेजी से वो बन जाए। कोई ना चाइना, ना पाकिस्तान, एक्चुअली बड़े जो देश हैं, जो सो कॉल्ड, जिनको दादा या चौधरी के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने यहाँ की डेमोक्रेसी देखें। इजराइल में क्या हो रहा है, इराक में क्या हुआ था, ईरान में क्या हुआ है, और साथ ही साथ यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ 20 मुकदमे बाइडेन जी ने ठुकवाए। तो डेमोक्रेसी का पार्ट दुनिया को कोई ना पढ़ा है। अपने अपने हित देख रहे हैं लोग, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोर है। कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, इंटरेस्ट इज़ परमानेंट। तो बहरहाल भारत को अपना हित देखना है और इस सिचुएशन में अपनी पॉलिसी ऐसी रखनी चाहिए कि आप अपने हित को सर्व कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।